हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी इंडी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। यहाँ पर देखिए मेरा इंट्रो लिखा हुआ है। मेरा 4 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। सीटेट 2019 का मेरा क्वालिफाई है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस मेरे यहाँ पर लिखे हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और बैंकिंग, इसके अलावा आपका आरआरबी, एनटीपीसी, ये सारे एग्जाम में मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डेली डेली क्लास आपकी जीएस की, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और जितने भी आपके पोर्शन है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या हिंदी हो, सभी मैं पढ़ाता हूँ। और ये डेली फ्री क्लास होती है मेरी यूट्यूब पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये सेशन आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है और एकदम फ्री है। आप जाकर वहां पर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और कोई भी कैरियर से रिलेटेड या पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप मुझे बता सकते हैं। तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी, जिसकी ऑफिशियल डेट भी आ चुकी है आपकी, दिसंबर लास्ट वीक में आपका ये एग्जाम होने की संभावना है। तो उससे रिलेटेड पढ़ाई आप जोरदार तरीके से शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग उसी से संबंधित एक पेपर को डिस्कस करते हैं, जो कि आपका 28 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 में हुआ था। वो उस पेपर के हम कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि आपका मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है और एक आध क्वेश्चन जो है उसमें इंग्लिश के भी आरआरबी वाले घुसेड़ देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है आपको अंग्रेजी छोड़ के जाना है। आप देखेंगे एक आध क्वेश्चन आपको अंग्रेजी का जरूर देखने को मिलेगा, इंग्लिश का। ठीक है। तो ये जो आपका एनटीपीसी स्टेज 1 परीक्षा है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मैंने कम ही क्वेश्चन लिए हैं और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा क्या आपकी अप्रोच रहेगी इसमें, कैसे आपको एग्जाम को टैकल करना है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम को जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हो। उन सारी बातों, उन सभी बातों के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारतीय रुपए की विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दी देखिए, रुपए की दर मुख्यतः अमेरिकी डॉलर द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा कथन, इसकी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। या तीसरा, इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। या चौथा, इसका निर्धारण भारतीय बाजार द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, नहीं वाले जहां पर नहीं लिखा होता है उन क्वेश्चनों पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। समय कम होता है, आपको इन सभी वर्डों पर ध्यान रखना है, कहां पर नहीं पूछा है, कहां पर सत्य पूछा है, कहां पर सत्य पूछा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो भारतीय रुपए की जो विनिमय दर होती है, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। ये बात बिल्कुल असत्य है। ठीक है। ये जो बाजार दर द्वारा निर्धारित की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा जब सरकार चाहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको प्रकाशित कर देता है ना। और जो अमेरिकी डॉलर है, इसके द्वारा रुपए की दर निर्धारित की जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सही दिए हुए हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है भारतीय रुपए की विनिमय दर, ये आपका गलत है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। कोई व्यक्ति है एम, इन्होंने एक निश्चित ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली है। ठीक। अगर ब्याज की दर 2% हो गई, जिसके फलस्वरूप ब्याज आपको, उनको जो एम व्यक्ति हैं उनको 120 रुपए देना पड़ा, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पर कोई एक व्यक्ति एम है, उसने 1 ईयर के लिए कोई भी अमाउंट जो है बोरो किया है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हो, तो जो रेट है वो उसको कितना देना पड़ा है, इंटरेस्ट कितना देना पड़ा है, 120 रुपीज। तो आपको मूलधन यानी कि अमाउंट, आपको प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल कहते हैं मूलधन को और अमाउंट कहते हैं मिश्रधन को। ठीक। तो अंग्रेजी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, सब मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो आपको बताना है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या कैसे करेंगे इसको एग्जाम में। तो देखिए 1 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली है और ब्याज की दर अगर 2% है तो 120 रुपए देना पड़ा है।
तो यहाँ मैंने पिछले जो कल का क्लास हुआ था आपका उसमें भी बताया था कि जो ब्याज होता है आपका RT% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर R क्या है, रेट है, और T क्या है, टाइम है। तो रेट कितना दिया हुआ है, 2%, और टाइम कितना दिया है, 1। तो एक कुल मिला के कितना हो गया, 2%। और यही ब्याज होता है। तो यहाँ पर ब्याज की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 120। तो 2% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 60। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 6000। ध्यान रखेंगे, यही जो 100% होता है यही आपका क्या होता है, मूलधन। क्या होता है, मूलधन या प्रिंसिपल, ठीक। तो इसी को कहते हैं मूलधन। तो आपको पता चल गया कि आपका मूलधन कितना है, 6000 रुपए। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6000 रुपए। ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही आपको करना है, जहां पर भी आपको ब्याज दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अगर ब्याज के संदर्भ में पूछा है तो RT% आप लगाएंगे। पूरा फार्मूला वहां पुट करने नहीं बैठेंगे कि ब्याज की मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज। इतना समय वहां नहीं होता है, ना ही आपको फार्मूला लिखना है और ना ही ये सब स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आपको केवल कम से कम स्टेप में, कम से कम पदों में अपनी बात पर पहुंचना है, और आंसर से हमको मतलब है, एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको फार्मूला आता है कि नहीं आता है। उसको मतलब है कि आपका आंसर सही टिक हुआ है कि नहीं। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग का दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है वर्क का कोड, ये दिया हुआ है। ऐसे ही रॉक का कोड दिया हुआ है 35887। ऐसे ही वाट WART का कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा अंक टी के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं क्या अप्रोच करते हैं, पहले वो लिखेंगे WORK का इतना कोड है, फिर उसमें सर्किल बनाएंगे, है ना, फिर ट्रायंगल बनाएंगे, और जो जो कॉमन है उसको सिलेक्ट करेंगे। और इन सब चीजों को करते करते हमारा काफी समय बर्बाद हो जाता है। तो हमें इन सब चीजों से बचना है। देखिए, जो ये आपका बैंकिंग का एग्जाम नहीं है। बैंकिंग के एग्जाम में जो लेवल होता है वो आपका थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन RRB NTPC में अगर कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपको कहीं भी कोई भी सर्किल, ट्रायंगल या कुछ भी ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे आप, देखिए आपसे टी का कोड पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये बताइए टी कहाँ आया है, तो टी इस शब्द में आया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टी का कोड या तो 1 होगा, या तो 9 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, ठीक। अब देखिए कि टी कहीं और रिपीट हुआ है कि नहीं। तो टी देखिए किसी भी शब्द में नहीं आया है, रिपीट हुआ है कहीं नहीं है, वर्क में भी नहीं है, रॉक में भी नहीं है। और हमसे टी का एक कोड पूछा है, और टी 1 9 4 5 में से होगा, लेकिन टी कहीं रिपीट नहीं हुआ है। तो यहीं से ही हमें इस बात का पता लग जाना चाहिए कि वही आंसर हमारा सही होगा जिसमें आपका कोई भी संख्या रिपीट ना हुई हो। तो ठीक है। तो अब देखिए क्या अब हम देख लेंगे 1 9 4 5 में कौन सी संख्या रिपीट नहीं हुई है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक रिपीट हुआ है क्या, देखिए यहाँ पर एक आया है क्या, नहीं। यहाँ पर भी एक आया है क्या, नहीं। तो इसका मतलब एक आंसर हो सकता है, ठीक है। एक आंसर आपका हो सकता है। अच्छा, इसके बाद देखिए एक और अंक देखिए, ये आपका दिया हुआ है 9। 9 आपका क्या कहीं आया है, ये देखिए आपका 9 आया है, इसका मतलब 9 आंसर खत्म, ठीक। तो 9 वाला ऑप्शन खत्म। अब देखिए आर, आर जो है आपका क्या है, 4। क्या 4 कहीं आया है, नहीं। तो इसका मतलब 4 आंसर हो सकता है। तो बस इसके आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो भी आंसर हमारे सारे दिए हुए हैं, हमारी नजर हमेशा ऑप्शन पे रहनी चाहिए, ठीक है। हमारी नजर ऑप्शन पे रहनी चाहिए कि आंसर का जो फॉर्मेट है किस प्रकार दिया हुआ है। हमें स्टेप कम से कम करने हैं और क्वेश्चन सही टिक करना है, ठीक है। तो जब हमें पता चल गया कि 1 या 4 हो सकता है, और तुरंत हमने ऑप्शन की तरफ देखा कि हाँ हमें एक ऐसा ऑप्शन मिल चुका है, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा डी। तो ये सब मैंने आपको समझाने के लिए इतने सारे स्टेप फॉलो किए हैं। एग्जाम में आप क्या करेंगे, जैसे ही आप देखेंगे वार्ड में टी का कोड हमसे पूछा है, तो आप सीधे सीधे देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या रिपीट नहीं हुई है, तुरंत ऑप्शन की तरफ नजर डालेंगे तो अब पता चल जाएगा 1 और 4 इनमें कहीं पर भी 1 और 4 नहीं आया है। तुरंत हम ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया?
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि मनुष्यों के लिए किए जाने वाले एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट, ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, में किसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट में किसको शामिल नहीं किया जाता है, यहाँ पर नहीं को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं RAST राष्ट्र, इसके बाद एलिसा टेस्ट दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा एड्स में। LGE टेस्ट दिया हुआ है, इसके बाद हीमोग्लोबिन ALC या A1C ये टेस्ट दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट एलर्जी के लिए नहीं होता है, बताइए। तो सीधी सी बात है, आपको सबका मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है RAST, इसका मतलब होता है रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट सॉर्बेंट टेस्ट, ठीक है। रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट होता है राष्ट्र, ठीक। ये टेस्ट जो है आपका एलर्जी के लिए होता है। देखिए यहाँ पर एलर्जी ए आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके लिए है, एलर्जी के लिए है, ठीक है। एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है आपको, तो वो इस टेस्ट के माध्यम से आपको पता चल जाता है। इसके बाद एलिसा टेस्ट है, ये तो ब्लड का है ही, क्यों, आपने एड्स वाला पढ़ा होगा, तो ये तो ब्लड से आपको पहले से ही पता होगा। एलिसा की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, आप बताएंगे क्या है। एंजाइम एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, इम्यून सॉल्वेंट एसे, इम्यून सॉल्वेंट एसे, ठीक। इस तरीके से इसकी फॉर्म फुल फॉर्म होती है। इसके बाद जो LGE टेस्ट है, इसका मतलब होता है आपका इम्यूनो इम्यूनो ग्लोबुलिन, ठीक, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये टेस्ट भी आपका काय के लिए होता है, ये भी ब्लड टेस्ट होता है आपका एलर्जी मेजर करने के, मतलब आपको आपकी बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज बन रही हैं, क्योंकि एलर्जी आपको कब होती है, जब आपके शरीर में जो एंटीबॉडी यानी कि जो आपकी एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं एंटीबॉडी, देख लीजिएगा, हिंदी अभी मुझे याद नहीं आ रही है एग्जैक्टली इसकी। तो एंटीबॉडी जो आपकी बॉडी में बनती हैं, वही जितनी ज्यादा बनती हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहीं पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट है, ये भी किसके लिए होता है, एलर्जी के लिए होता है। लेकिन जो आपका हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट दिया हुआ है, ये जो चौथा ऑप्शन है, ये जो होता है आपका, ये डायबिटीज के लिए होता है, किसके लिए होता है, डायबिटीज के लिए होता है, डायबिटीज के लिए होता है। मतलब कि आपके ब्लड में शुगर लेवल कितनी है, ये उसको बताता है ना। अगर आपकी शुगर लेवल ज्यादा है, तो इसका मतलब आपकी डायबिटीज। और ये जो पूरा टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C, ये आपका होता है परसेंटेज में, ठीक है, प्रतिशत में होता है लगभग। अगर इसकी परसेंटेज हाई होती है, तब हमको पता चल जाता है कि आपकी शुगर लेवल जो है ब्लड में बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो कुल मिला के हमारा जो सही आंसर होगा क्या, हीमोग्लोबिन A1C या ALC एलर्जी के लिए आपको नहीं होता है, ये काय के लिए होता है, डायबिटीज के लिए होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन ALC, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मार्ट सिटी के निर्माण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यहाँ पर भी देखिए नहीं वर्ड आया है। तो पहला ऑप्शन है इसमें विशेष रूप से गरीबों के लिए वहन करने योग्य आवास, ठीक है। अगला देखिए पर्याप्त जल आपूर्ति, तीसरा है निशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा, और चौथा है धारणीय पर्यावरण। तो बताइए कि स्मार्ट सिटी में कौन सी चीजें शामिल नहीं की जाएंगी। तो सीधी सी बात है, निशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा। क्या ये आवास में कोई स्वास्थ्य और शिक्षा भी दे देगा क्या, तो नहीं। तो ये आप कॉमन सेंस का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। गरीबों के लिए आवास सही है स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी के निर्माण में, लेकिन जो पर्याप्त जल आपूर्ति ये भी है, लेकिन निशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा ये सब स्मार्ट सिटी में प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पर्यावरण सही होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। इसका जो है सी आंसर आपका सही होगा। अगला देखिए, एक नल एक खाली टंकी को 50 मिनट में भर सकता है।
यदि टंकी में एक छिद्र हो जाए तो भरी टंकी को जो खाली करने में 150 मिनट 150 मिनट अब लगता है खाली करने में, ठीक है। तो पहले आपको 50 मिनट लगता था, अब टंकी में छेद हो गया है, वो 150 मिनट में खाली कर पा रहा है, तो अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस टाइप के सवाल में जब भी आपको कोई, ये क्या होता है, अगर कहीं टंकी में छिद्र है इसका मतलब टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम ज्यादा लगेगा उसको भरने में, मतलब निगेटिव वर्क वाला ये क्वेश्चन है ना, निगेटिव वर्क। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, सीधे सीधे प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस लगाना है एग्जाम में, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस लगाना है, कहीं भी एलसीएम कोई चक्कर में नहीं पड़ना है। 50 इंटू 150 यहाँ लिखा और इनका इनका डिफरेंस लिख दिया, 50 150 माइनस 50, बस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 50 इंटू 150 डिवाइडेड बाई आपका 100, तो ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 15 पना 75, ठीक, 75 मिनट आंसर, ठीक है। तो 75 मिनट को क्या कहते हैं, 60 में कितना जोड़ेंगे 75 हो जाए तो 15 हो जाएगा, तो 1 घंटा 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। कभी भी इस टाइप का सवाल आया कि एक टंकी इतने समय में भर सकती है, उसमें छेद है तो अब उसको भरने में इतना समय लगता है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि भरी टंकी को 150, अगर हमसे पूछे कि अब कितने में भरेगी, है ना, तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप उसमें क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि ए कोई नल है वो आपका 10 मिनट में भरता है, ऐसे बी कोई नल है वो आपका 5 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलके कितने में भरेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एलसीएम वगैरह कुछ नहीं, आप ऊपर प्रोडक्ट लिखो और नीचे क्या लिख दो, सम। तो प्रोडक्ट अपॉन सम, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव वर्क है, प्लस प्लस है, ए 10 मिनट में भरता है, बी 5 मिनट में भरता है, या ऐसे कह दे ए किसी काम को 10 दिन में करता है वो 5 दिन में करता है, तो ऊपर आप इन दोनों संख्याओं की गुणा कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे, उनका जोड़ या सम, प्रोडक्ट अपॉन सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखिए अगला जो आपका 7वां प्रश्न दिया हुआ है, ये देखिए 7वां, यहाँ पर दिया हुआ है डाटा 9 5 9, ये कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, हमसे इनका परास पूछा है, ठीक है। तो परास या रेंज जिसको कहते हैं, ठीक है, ये क्या होती है, तो रेंज का मतलब होता है जो अधिकतम वैल्यू है, जो अधिकतम वैल्यू है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान आप घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस चीज की रेंज क्या है या परास क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अधिकतम वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, क्या इसमें संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, अधिकतम मान का मतलब जो भी आपका डेटा दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ देखिए 9 सबसे बड़ी है, चाहे वो कितनी बार भी आई हो, 9 है सबसे बड़ी, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। इसके बाद लिखा है न्यूनतम मान, तो सबसे कम संख्या कौन सी है, तो यहाँ देखिए 3 संख्या जो है वो सबसे कम है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। इन्हीं का जो अंतर होता है वही आपका क्या कहलाता है, परास या रेंज। तो इसका 6 आंसर जो है सही हो जाएगा। समझ में आया। अब कभी भी अगर परास पूछा जाए तो आप लगा लेंगे, अधिकतम वैल्यू देखेंगे और उसमें से आप न्यूनतम घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कि वो जो डेटा दिया हुआ है, सेट दिए हुए नंबर्स के, इनकी रेंज क्या है, ठीक है। अगला देखिए जो 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ऐसा कौन सा इनमें से रोग है, ये रिक्त स्थान है, ठीक है, अधिकांशतः व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों के कारण होने वाले रोग के रूप में जाना जाता है। मतलब ये बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन में 4 रोग दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा व्यवसाय में स्वास्थ्य जोखिमों के कारण रोग होता है, ये बताना है। तो देखिए ये जो आपका साइफिलिस, सिनहोसिस, सिलिकोसिस और पार्किंसन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमेशा याद रखेंगे जो सिलिकोसिस रोग होता है, सिलिकोसिस बना है सिलिका से, किससे बना है, सिलिका। सिलिका आप जानते ही हैं, आपकी जो मिट्टी होती है, क्वार्ट्ज के कण होते हैं, बालू होती है या धूल के कण होते हैं, ये सब सिलिका कहलाती है।
तो यही जो सिलिका जो होती है, अगर हमारे फेफड़ों में ज्यादा इसका अमाउंट जमा हो जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। फेफड़े इससे लार्ज अमाउंट में जब ज्यादा ले लेते हैं तो खराब होने लगते हैं। इसी को सिलिकोसिस रोग कहा जाता है। और ये जो रोग होता है ये आपका ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पर धूल, ऐसा कोई व्यवसाय हो जिसमें धूल या जो बालू है इसके कण जो है ज्यादा हो। तो जैसे कि कोई भी आपका जो सीमेंट उद्योग है ना, सीमेंट उद्योग में इस तरीके का हो सकता है कि धूल कण ज्यादा हो। जहां पर आपका पत्थर वगैरह कटता है वहां पर भी धूल के कण ज्यादा होते हैं। तो यही जो जो ऐसे उद्योग होते हैं इन्हीं को लिखा है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम, है ना। सीमेंट उद्योग है, पत्थर है, या कहीं पे मूर्ति बन रही है, सड़क बन रही है, तो इन सभी में जो लोग काम करते हैं उनको सिलिकोसिस रोग होने की संभावना रहती है। तो इसका जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। इसके अलावा जो पार्किंसन डिजीज दी हुई है ये आपका ब्रेन से संबंधित होती है ना, नर्वस सिस्टम इसमें खराब हो जाता है। सिफिलिस जो है ये आपका जनन रोग है, गुप्त रोग है एक प्रकार का, है ना। और इस तरीके से आपको पता चल गया कि सिलिकोसिस रोग जो है व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों के कारण होने वाला रोग है। अब यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाना है और फिर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न है। तो बताइए, ऐसे अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है, और अगर आपको समझ में ना आए कि इसमें क्या करें, जैसे हमें कुछ तो जैसे जब मैंने अगर मैं ही अपना बताऊं, अगर मैं मुझे इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो जैसे ये तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको आइडिया नहीं लग पाता है कि इसको जो रीअरेंज करेंगे तो क्या एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। और फिर उसके बाद भी हमें ये छांटना है कि वो जो मतलब सभी को देखना पड़ेगा क्योंकि सभी को अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। उसके बाद ये देखना है कि उसमें से भिन्न कौन सा है। तो अगर ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, लेकिन अगर आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन कठिन दिख जाए तो आप उसको तुरंत स्किप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तुरंत स्किप करके आगे बढ़ेंगे, स्किप करके आगे बढ़ेंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ, भले ही आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन में टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 3 से 4 मिनट अगर ले गया तो आपको जिन क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम चाहिए भी उनके लिए आप समय नहीं निकाल पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चनों को हमेशा जो है अगर आपको देखते ही बन रहा है तब तो आप इसको कीजिए, नहीं बन रहा है तो तुरंत इसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ये जो वर्ड दिया हुआ है OLEMN, इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे तो ये क्या बना देगा, लेमन। ये आपका क्या बन जाएगा, लेमन, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा वर्ड है PELP, इसको आप जब अरेंज करेंगे तो ये बन गया एप्पल, ठीक है। ऐसे ही ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको जब आप अरेंज करेंगे तो बन जाएगा ऑरेंज, ठीक है। ऐसे ही आप जब चौथे को रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका पोटैटो, क्या बन जाएगा, POTATO, पोटैटो। अब हमें यही बताना था कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो देखिए लेमन क्या है, नींबू यानी कि फल है, ये एप्पल भी फल है, ऑरेंज संतरा भी फल है। क्या पोटैटो फल है, नहीं, पोटैटो सब्जी है या एक तना है, ठीक है, ये फल नहीं है। तो इसका डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ये सब कुछ, इन सब क्वेश्चनों में हमें ये सब करना होता है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है एग्जाम में तुरंत आप इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमें अपना समय बचाना है और ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चनों को करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए जो 10वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गोवा की आधिकारिक भाषा बतानी है, ठीक है। तो गोवा का इतिहास आपको पता होना चाहिए कि गोवा जो है 1961 में जो है आजाद हुआ था। गोवा 1961 में आजाद हुआ है आपका 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, ये आजाद हुआ है गोवा। किसके कब्जे में था, किससे आजाद हुआ है, तो ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। किसके कब्जे में था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। आपको याद होगा कि 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और इसी ऑपरेशन विजय के तहत जो है
गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवा लिया गया था। ठीक है, 1961 में गोवा आजाद हुआ था। इसके बाद आपने राज्यों का पुनर्गठन पढ़ा होगा। राज्यों का पुनर्गठन करके गोवा को 1987 में गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया था। गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया था। तो ये 1987 भी इम्पोर्टेंट है और गोवा 25वां राज्य बना था, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोवा कब आजाद हुआ 1961 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और किस ऑपरेशन के तहत गोवा को आजाद करवाया गया, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशन विजय चला था। तो इतनी इतनी सब बातें आपको ध्यान रखनी, ये ऑपरेशन विजय। अच्छा, यहाँ हमसे पूछा आधिकारिक भाषा क्या है, तो गोवा की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, कोंकणी। क्या है, कोंकणी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक परिवार है संयुक्त, इसमें एक्स और वाई माता पिता है, 4 विवाहित पुत्र हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से सुनना है। एक संयुक्त परिवार है, उसमें एक्स और वाई माता पिता हैं। किसके माता पिता हैं, 4 विवाहित पुत्रों के माता पिता हैं और एक विवाहित पुत्री के तथा एक अविवाहित पुत्री के। तो 2 पुत्रों में से प्रत्येक को 2 पुत्रियां तथा एक एक पुत्र है। ठीक है ना। इसके बाद जो 2 पुत्र हैं उनमें से प्रत्येक को 2 पुत्र हैं और एक एक पुत्री है। हमेशा इस कोई भी क्वेश्चन आप रीजनिंग में देखें, थोड़ा सा ज्यादा स्टेप हो, हम ये देखेंगे कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। हमें क्या ये पुत्र पुत्री चल रहा है उसी में नहीं परेशान होना। हमसे पूछा क्या, देखिए एग्जाम में हमसे पूछा है परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं। ठीक, पुरुष सदस्य कितने हैं हमें इससे मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब पुत्रियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम में बनाएंगे कैसे, जैसे एक्स और वाई माता पिता हैं, तो इनमें से कोई एक तो प्लस होगा ही, है ना। तो यहाँ पर कोई हम एक्स जो है मान लेते हैं, ये जो है प्लस का मतलब कोई मेल है। हमसे पुरुष पूछा है तो पुरुष को मेल मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने प्लस लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हम इसको, ये कह रहा है कि 4 विवाहित पुत्र हैं, 4 विवाहित पुत्र हैं। किसके माता पिता हैं, 4 विवाहित पुत्रों के। तो 4 विवाहित पुत्र बना देते हैं, 1 2 3 4। अब चूंकि ये विवाहित है तो इनकी बीवियां भी होंगी, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमसे केवल पुरुष पूछा है। ठीक है, और 4 विवाहित पुत्रों के हैं, एक विवाहित पुत्री है। तो एक विवाहित पुत्री है तो इसका मतलब वो जो पुत्री होगी उसका भी कोई पति होगा, तो ये भी प्लस होगा। ठीक है, तथा एक अविवाहित पुत्री है, तो एक अविवाहित पुत्री है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मेल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ हमसे कहा कि 2 पुत्रों में से प्रत्येक को 2 पुत्रियां हैं तथा एक एक पुत्र है। तो इन 2 पुत्रों में से प्रत्येक को एक एक पुत्र है, तो यहाँ पर भी एक पुत्र है इनका, एक यहाँ पर भी एक पुत्र है। ठीक है, और 2 पुत्रियां हमें इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि पुरुष हमसे पूछा है। इसके बाद अन्य 2 पुत्रों में से प्रत्येक को 2 पुत्र हैं और एक एक पुत्री है। तो अन्य जो 2 हैं इनमें से 2 हैं, यानी कि प्लस प्लस है। ऐसे इस प्लस में 2 बार प्लस कर देंगे। ठीक है, माइनस नहीं बनाएंगे, माइनस का मतलब लड़की, मतलब लड़कियों हमें स्त्रियों या पुत्रियों के बारे में नहीं पता करना, हम केवल छोटा सा डायग्राम बना लेंगे और देखेंगे कितने मेल हैं बस। तो बस अब हमसे क्या पूछा है कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो जहां पर भी प्लस दिया हुआ है उनको गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 और 2 12। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो इसका डी सही जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अब यही सब चीजें ध्यान देनी होती हैं कि कभी भी जो चीज पूछी है केवल उतना इंफॉर्मेशन का आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए कम समय में। ये नहीं है कि पहले पुरुष लिखे फिर पुत्रियां लिखी, हमें पुत्रियों से मतलब ही नहीं है, इसमें हमसे पूछा ही नहीं है, तो हम केवल पुरुष का ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं 12वां प्रश्न। सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है जो 391 और 318 में भाग देने पर 7 और 6 शेष बचे। बताइए, ऑप्शन है आपके 20 23 24 और 32। बताइए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे एग्जाम में। इसमें से आपको 7 और 6 शेष बच रहा है तो इसका मतलब इसमें से आप घटा दीजिए। हाँ, तो 391 इसमें से आप 7 घटा दिए, कितना बचा
386, ठीक है। नहीं 384 बचा, ये 384 ये बचा, इसमें से 6 घटा दीजिए, 318 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचा 312, ठीक है। ये जो 312 है और 384 है, इनका जो HCF होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको मासापा बोलते हैं, इनका जो 384 का और 312 का जो मासापा होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 384 और 312, तो इसका मासापा निकाल लेते हैं, 12 से ही काट लेते हैं। तो 12 दूनी 24, 12 तियां 36 और 2 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 7 12 छंग 72। इसके बाद ये देखिए 2 से और कटेगा, तो 2 16 32 और 2 13। इसके बाद ये देखिए, ये आपस में क्या है, कोप्राइम है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहीं पे हम देख लेते हैं, तो 12 और 2, ये जो है इनका मल्टीप्लाई कितना होगा 24। तो 24 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 391 और 318 में भाग देने, अगर इसको भाग दिया जाए तो 7 शेष बचेगा और 6 शेष बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया। जब भी अगर इस टाइप का सवाल आए 7 और 6, तो तुरंत हम इसमें से घटा के और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न दिया हुआ है कि एटीएम और नेट बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग करने के संबंध में निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। कौन सा नेट बैंकिंग जब आप यूज करते हैं, एटीएम यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा आप इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, इसमें विषम बताना है हमें, ठीक है। तो अपना एटीएम कार्ड शेयर नहीं करना, तो कोई भी एटीएम कार्ड शेयर नहीं करना होता है, तो ये बात सही है नेट बैंकिंग के मामले में। या कोई भी आप जो है एटीएम से संबंधित कोई भी क्रिया कर रहे हैं, अपना पिन नंबर शेयर नहीं करना, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी नियमित अंतरालों पर अपना पिन नंबर परिवर्तित नहीं करना, और अगला दिया है अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं करना। तो इसमें से भिन्न कौन सा है, तो किस वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है बिल्कुल अलग, ये देखिए नियमित अंतरालों पर अपना पिन नंबर परिवर्तित नहीं करना। अगर आप नियमित अंतराल पे अपना नेट बैंकिंग का या जो आपका एटीएम कार्ड है उसका पिन नंबर चेंज नहीं करते हैं, तब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपने कई सारे मैसेज भी देखे होंगे नेट बैंकिंग से आते हुए कि आप नियमित अंतराल पे अपना पिन नंबर चेंज कर लें। तो बस यही ऑप्शन बाकी जो 3 है उनसे डिफरेंट लग रहा है, तो इसका सी आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, मृदा का अधिकांश भाग नदियों और समुद्री लहरों द्वारा निक्षेपित रेत और गाद द्वारा निर्मित हुआ है। तो इनमें से कौन सी मृदा ऐसी है जिसका जो भाग है वो नदियों और लहरों से रेत, या जो लहरें लाती हैं उनमें से रेत या गाद द्वारा निर्मित हुआ है। तो जलोढ़ मृदा आपने सुना होगा, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कैसी होती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मृदा होती है, बहुत उपजाऊ होती है। जो भी आपका गंगा का मैदान है दिखाई दे रहा है, गंगा का मैदान, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सब जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित मैदान के उदाहरण है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर बी। अगला देखिए, 3105 रुपए को KLM, ये 3 व्यक्ति हैं, इनके बीच इस अनुपात में हमें विभाजित करना है, और इसमें बताना है कि L को कितनी धनराशि मिलेगी, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो ये जो अनुपात है ये किस में दिया हुआ है, सब डिवीजन में दिया हुआ है, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर या हर में देखिए कौन सी संख्याएं आ रही हैं, 3 4 और 2। 3 4 और 2 को हम क्या मान लेते हैं, इसका जो एलसीएम मान लेते हैं 12, ठीक है। तो अब हम इनको डिवाइड करके ऐसा इस फॉर्म में ले आते हैं कि ये जो तीनों संख्याएं हैं एक सिंगल डिजिट में आ जाएं, यानी कि एक संख्या में आ जाएं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। इसके बाद ऐसे ही इसमें करेंगे तो 4 तियां 12 और 3 तियां 9, ऐसे इसमें करेंगे 2 छंग 12 और ये हो गया 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस टाइप का आ गया है आपका, 8 9 और 6 का अनुपात आ गया है। इनका जो जोड़ दिया हुआ है यानी कि 8 9 और 6, इनका सम दिया हुआ है क्वेश्चन में 3105।
तो यहाँ पर 8 और 9 17 और 6 23, 23 को इसमें डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा। अब यहाँ पर देखना है कि पूरा पूरा अगर नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी, क्योंकि 23 है और इसमें 3105 में डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी। और हमसे एल का पूछा है, एल को कितनी धनराशि मिलेगी, तो एल को धनराशि मिलेगी तो वो 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 गुणा और जो एक ऐसी संख्या जिसकी इकाई में कितना आ रहा है, 5, ठीक है। तो 9 और 5, तो हमारी इकाई में क्या आना चाहिए, ऑप्शन में 5। ये देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई पे 5 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे 12 15 इसका आंसर हो जाएगा। यही अप्रोच हमें करनी होती है, हम पूरा जोड़ के नहीं देखेंगे या 23 को डिवाइड करना है, इसमें हमारा टाइम खराब हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर 5 आ रहा है तो कोई भी ऐसी, यही एक संख्या पॉसिबल है, क्योंकि 23 से आप डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आना कंपलसरी है और कोई नंबर नहीं हो सकता है। चाहे आप करके देख लीजिए, 4 तियां 12 तो 2 आएगा, 5 तियां 15 तभी 5 मैंने बताया भी, 6 तियां 18 में 8 आएगा, 7 तियां 21 में 1 आएगा, है ना। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 तभी आएगा जब 5 से मल्टीप्लाई होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, 5। तो और यहाँ पर क्या दिया है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एल को पूछी है, तो एल का जो है 9 इंटू होना चाहिए। तो यहाँ पर तब भी आप 9 गुणा 5 करेंगे तब भी इकाई पे क्या आएगा, 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा जी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन, राजा जी प्राणी उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है। ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक और केरल। बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। इसका बी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपके जो देहरादून जिला है, देहरादून या हरिद्वार, इन्हीं सब जिलों में ये फैला हुआ है आपका राजा जी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। अब सवाल उठता है कि राजा जी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ये राजा जी नाम क्यों पड़ा। तो आपको पता होगा, हमारे जो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, या स्वतंत्र भारत के अंतिम या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हीं को प्यार से राजा जी भी कहा जाता था, आपने पढ़ रखा होगा। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हमारे अंतिम भारतीय गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के नाम पर ये प्राणी उद्यान जो है स्थापित किया गया है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, राजा जी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। अगला देखिए, अंतरिक्ष अनुसंधान पर गठित समिति COSPAR की आधिकारिक पत्रिका कौन सी है, ठीक है। तो ये जो पत्रिका है यहाँ पर दिया हुआ है, अंतरिक्ष अनुसंधान में विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान में विकास, ये इसकी आधिकारिक पत्रिका है। ये जो है उस समय का, जब ये न्यूज जो है उसमें थी, तो ये करंट का है, उस टाइम का है, गठित समिति की उस समय की पत्रिका है ये, ठीक है। अब देखिए अगला, इसमें दिया हुआ है, ये 3 डिजिट दी हुई हैं और यहाँ पर भी दी हुई हैं, इसके बाद इसको आपको डिवाइड करना है। तो इसका क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हमारा कम से कम समय लगे। तो देखिए 6 दूनी 12 होगा और यहाँ पर भी 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 12 और 12 डिवाइड करेंगे तो इकाई पे क्या आना चाहिए, 1। तो यही हमारा सही आंसर होगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब काम आप भी कर सकते हैं, गुणा भाग करके देख लीजिए। मैंने इसका जो आसान हो सकता है, कितना समय बचा सकते हैं, इसके लिए बता दिया कि 6 दूनी 12 करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो इकाई पे 1 आना कंपलसरी है। तो यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, 2 व्यक्ति हैं M और R, उनकी उम्रों का अंतर जो है P और M की उम्रों के बराबर है, ठीक है। M P से बड़ा है लेकिन R से छोटा है। यदि R और P की उम्रों का योग 66 वर्ष है तो M की उम्र क्या होगी, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप खुद से प्रयास कर सकते हैं इसको लगाने का। तो मैं इसको बता देता हूँ आपको कैसे करना है एग्जाम में। देखिए, M P से बड़ा है, M P से बड़ा दिया हुआ है और R से छोटा है M, ये वाली एक कंडीशन दी हुई है। इसके अलावा हमें दिया हुआ है कि R और P की उम्रों का योग दिया हुआ है।
तो R प्लस P भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है 66 वर्ष, ठीक है। और एक चीज दी हुई है M और R की उम्रों का अंतर, यानी कि M और R की उम्रों का अंतर P और M की उम्रों के बराबर है, M और P की उम्रों के अंतर के बराबर है, तो M माइनस P हो जाएगा, ठीक। अब आप कहेंगे सर आपने उल्टा क्यों लिखा, ठीक। तो इसका जवाब ये है, ये देखिए ये जो कंडीशन दी हुई है आपकी, क्योंकि R M से बड़ा है इसीलिए मैंने R पहले लिखा, यहाँ देखिए M बड़ा है P से इसीलिए मैंने M पहले लिखा। अब समझ में आ गया यही क्यों लिखा, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप क्या है, 2M की वैल्यू क्या होगी, 2M की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी R प्लस P, ठीक है। और अभी हमने R और P का योग क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है, तो यही 66 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 वर्ष। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और जब भी इस टाइप का सवाल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो अंतर है कि दो चीजें इसमें कॉमन होंगी, देखिए M और R दिया है, यहाँ पर P और M दिया है, देखिए M कॉमन है और यहाँ पर योग दिया हुआ है 66 वर्ष, यानी उसी का दिया हुआ है R और P का। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में सीधे सीधे जो योग दिया होता है उनका आधा कर देंगे 66 का, वही हमारा सही आंसर होता है, ठीक है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 66 का आधा कर देंगे वही आएगा, क्योंकि यही कंडीशन लास्ट में बन सकती है, ठीक है। अगला देखिए, सड़कों पर प्रयोग पर जो पीली बत्तियां लगी होती हैं, जो आप हाईवे पर जाते हैं यहाँ, ठीक है, तो जो पीली बत्तियां होती हैं इनमें से किसका ऑप्शन में दिया है, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नियॉन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या सोडियम है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सोडियम, ठीक है। सोडियम लाइट वो बोली जाती है जो पीली बत्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है ना, तो यही क्यों किया जाता है, क्योंकि इसी में सोडियम से ही जो फोटोन उत्सर्जन होता है ये उचित मात्रा में हो पाता है। तो ये जो थ्योरी है फोटोन वाली, या फिजिक्स में पढ़ लेना, ठीक है। इसीलिए सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है पीली बत्तियों में। अगला देखिए, यदि लाइजर की वैल्यू जो है ये दी हुई है, तो TePaL को क्या कोड किया जाएगा, और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका हो सकता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो लास्ट की जो लेटर दिया हुआ है वो सबका अलग अलग दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं, ये देखिए लास्ट में सबका अलग अलग दिया हुआ है कि नहीं, किसी में L दिया है, किसी में E दिया है, किसी में A दिया है और किसी में T दिया है। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए हमसे पूछा है टेबल का कोड पूछा है, अब ये बताइए कि ये जो ई है, ये वाला लास्ट वाला, ये कैसे आया है, ये वाला ई उठा के यहाँ पर लाया गया है, इसका मतलब जो सेकेंड लास्ट वर्ड है वो अंत में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सेकेंड लास्ट वर्ड है वही तो अंत में आएगा, और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए अंत में आ रहा है, तो ये पता चल गया, ये ऑप्शन नंबर सी है। तो ये बस इतना हम कर दिया और आगे बढ़ गए। कभी भी पूरा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पर अगर नजर रहेगी तब आप समय बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन पर नजर नहीं रहेगी तब आप टाइम ज्यादा लगाएंगे उसमें, ठीक है। देखा हमने तुरंत लास्ट डिजिट सबकी अलग अलग है, तुरंत हमने देखा जो इसमें देखिए ई कैसे आया है, जो सेकंड लास्ट वर्ड था वही तो उठा के रखा गया है, तो ऐसे इसमें जो सेकंड लास्ट वर्ड है ए, वही तो लास्ट में रखा जाएगा, तो एक ही ऑप्शन तो ऐसा है जिसमें लास्ट में ए है, तो वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा गया कि ISS का विस्तारित रूप क्या है, तो ISS का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी की कक्षा में ये स्थापित है और मानव द्वारा निर्मित ये सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है या उपग्रह भी है, ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगला देखिए, अगर रिजोल्यूशन को डिटर्मिनेशन कहा जाए तो कॉन्सेंसस को क्या कहा जाएगा, मैंने बोला था ना कि इंग्लिश के भी क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाते हैं। अब जो एसएससी की तैयारी कर रहा है बच्चा वो तो इसको लगा लेगा, है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वो बार बार रटता है ना, एसएससी में तो ये पूछे जाते हैं बार बार वर्ड। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है जो शुरू से ही केवल
रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे की बच्चा तैयारी करता है तो वो अंग्रेजी से जो हिंदी मीडियम का है वो इन सब चीजों दूर रहता है। तो रिजोल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेशन दोनों क्या है, पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है। ऐसे कॉन्सेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, है ना, या एक मत। क्या होता है, एक मत। कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है, एक मत। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी का मतलब भी क्या होता है, एक मत। कहते नहीं, एक मत होकर के सभी लोगों ने किसी एक व्यक्ति को चुन लिया, एक मत होकर के, या कोई विचार या कोई बात रखी गई, उस पर सभी लोगों की आम सहमति हो गई, है ना, एक मत, या इसको आप आम सहमति भी कह सकते हैं। ठीक है, आम सहमति। और जो डिटर्मिनेशन या रिजोल्यूशन होते हैं जो आप लेते हैं ना न्यू ईयर पे, आप मैं आज ये दृढ़ निश्चय कर लेता हूँ कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, ये गलतियां नहीं करूंगा, उसी को कहते हैं डिटर्मिनेशन, है ना, इसी को रिजोल्यूशन भी कहते हैं। तो दृढ़ निश्चय कहते हैं इसको हिंदी में। तो समझ में आ गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यूनैनिमिटी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पर्यायवाची दिया हुआ था। अगला देखिए, ये जो चार भिन्न दी हुई है इनमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डिपेंड करता है कि क्या आप इसको डिवाइड करने में सक्षम हैं। अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्या दी तब उसका अप्रोच अलग होती है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर या हर में छोटी संख्या दी हुई है तब उसकी अप्रोच अलग होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 दिया, यहाँ 4 दिया, यहाँ पर 16 दिया, यहाँ पर 12 दिया है ना। तो या तो आप इन सबका एलसीएम ले लीजिए, है ना, 8 है, 4 का, 16 का और 12 का। नहीं तो आप सीधा सीधा देख लीजिए पॉइंट में कितना आएगा, इसको देखिए पॉइंट में कितना आएगा, 0.6 आएगा, 8 छंग 48 होता है। ये क्या आएगा, 4 सत्ते 28 होता है। ये कितना आएगा, 16 छक्क 16 सत्ते 112, 16, हाँ 16 सत्ते 112, ये भी 7 आएगा, है ना। तो ये आएगा आपका 13/16 दिया है ना, तो ये देखिए, हाँ 16 अट्ठे 128 होता है, तो ये भी आएगा आपका 0.8 आएगा। और ये कितना आएगा, हाँ 12 पंजे 12 छंग 72, ये 6 ज्यादा हो जाए 0.5 आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है इनमें, 0.6, 0.7, 0.8, 0.5, यही 7/12 है, इसको ऐसे मार दीजिए। अगर ये नहीं पहाड़ा पढ़ने में सक्षम होते तब हम उसकी दूसरी अप्रोच होती है, तो उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ में कि उसके लिए क्या किया जाता है, या कैसे आप पहले से भी सीख रखे होंगे तो अच्छी बात है। तो क्या होगा, 7/12 ये हो गया। अगला देखिए, यदि साइन थीटा की वैल्यू 15/17 है तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो बताइए क्या आप क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में। अब जो एसएससी वाला बच्चा है वो क्या करेगा, उसको ट्रिपलेट याद होते हैं, है ना, कि सर ये तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट है, यानी कि जो 17 का स्क्वायर होगा वो 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बराबर है ना। ये सब चीजें पहले से पढ़ा रखा होता है, या जो भी मैथ की तैयारी करता है वो उनको इतना सब आम जानकारी होती है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये थीटा है, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। और जब आप 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटाएंगे तब आपका कितना बचेगा, 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, और ये आपका बन जाएगा 64। तो 64 यहाँ पर, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8। ठीक, हमसे यहाँ पर कॉट थीटा पूछा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 8, यहाँ देखिए आधार कितना है 8, और लंब कितना है 15, तो ये 8/15 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आपको। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन, और कैसे आप एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे, जो मैंने ट्रिक बताई है, क्वेश्चनों को कहाँ पर आपको स्किप करना है, कहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कहाँ से हमारा समय बच सकता है, इन सब क्वेश्चन पेपर की आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, यही सफलता का मूल मंत्र है। कोई भी कितना भी कहे कि आप मेरे चैनल पे पढ़ो या यहाँ पर पढ़ो वहां पढ़ो, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आपको निकालना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एकदम चाट के जाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ डालिए पूरा,
लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सब आपको क्लास में ही मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे लगाए हैं तो आपको किसी भी आरआरबी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।